सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी संस्कृत दीपकम पाठ्य पुस्तक का प्रथम पार्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, और हमने प्रथम पार्ट का हिंदी में अनुवाद देख लिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ जिसका नाम है वंदे भारत मातरम के क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास कार्य। और ये कक्षा 7वीं की पुस्तक है। ठीक है, संस्कृत दीपकम एनसीईआरटी की पुस्तक है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले ये क्या है, प्राचीन भौगोलिक नाम आधुनिक नामानि नामांतराणि च। कुछ प्राचीन भौगोलिक नाम है और उनका आधुनिक नाम, इसमें हम आधुनिक नाम में जैसे पहले था हरिद्वारम, तो मायापुरी, विजयनगरम हम्पे, काशी जो थी वाराणसी, पाटलिपुत्रम पटना, गोमंतकम गोवा। अब गोवा है, पहले क्या था गोमंतकम। तो ये सब प्राचीन नाम है जो ब्लैक से लिखे हुए हैं और ये इसके आधुनिक नाम है। ठीक है, अवंतिका जिसको उज्जैन कहते हैं। इसी तरह से इंद्रप्रस्थम, पहले इंद्रप्रस्थम था, अब क्या नाम है दिल्ली या दिल्ली। उसी तरह से ये है यमुना कालंदी, सरयू घाघरा, शोड़ा सोनू नदी है, रेवा नर्मदा नदी, गोदा गोदावरी, तापी ताप्ती। तो ये क्या है, नदियां हैं, नदियों के नाम हैं और ये इनके प्राचीन नाम हैं और ये इनके आधुनिक नाम है। इसी तरह से श्रेष्ठ पर्वत हैं जो आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है एक बार, जैसे कि विंध्याचल, विंध्य पर्वत माला, ये सब है नाम है, पर्वतों के नाम है, आप याद कर लेना। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, तो हम लोग अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको या तो एक पद में या दो पद में आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का क है कि पर्वत राजा कः, पर्वतों का राजा कौन है। तो पर्वतः का राजा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, क का आंसर क्या होगा, हिमालय। ठीक है, ख देखते हैं। ख कि समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयति। तो समुद्र किसके चरण धोता है, समुद्र जो है किसके चरण को धोता है, हमने पाठ में पढ़ा था। तो किसके चरण को धोता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मातुः। ख का आंसर क्या हो जाएगा, भारत मातुः। त्रिवर्णयुक्त ध्वज कुत्र विलसति। 3 रंगों वाला ध्वज कहाँ शोभमान्य है, शोभायमान है, यानी कहाँ शोभा देता है। तो त्रिवर्ण युक्त ध्वज, जो 3 रंग का झंडा है यानी ध्वज है, वह हस्ते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हस्ते यानी हाथ में। ठीक है, और घ है ध्वज स्थितः केसर वर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति। ध्वज में स्थित जो केसर रंग हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर है जयतु सैनिकः। ठीक है, ये 9 है, सैनिकः। अंगः है, आइए अंगः देखते हैं कि कृषक बांधवा भारत भूमि कै सिंचन्ति। जो किसान भाई भारत भूमि को किससे सींचते हैं, कै किससे सींचते हैं या सिंचन करते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि वह अपने पसीनों से यानी पसीनों के बूंदों से क्या करते हैं, सींचते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब है, ये आधा न है, ये द बिंदु भी। ठीक है, स्वेद, स्वेद स आधा श व पे की मात्रा और द बिंदु भी, स्वेद बिंदु भी यानी
अपने पसीनों के बूंद से क्या करते हैं, वो भारत भूमि को सींचते हैं। ठीक है, जो किसान, जो कृषक लोग होते हैं। आइए हम च देखते हैं। केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। तो किनका श्वेत यश जो होता है, धवलम श्वेत यश राष्ट्रध्वज के मध्य में चमकता है। तो किसका चमकता है, तो हमने पढ़ा था कि जो वैज्ञानिका नाम, ये वैज्ञानिका नाम, नाम ये नाम, ठीक है। अंगः है कि सूर्यः कम बिना नित्यम संचरति। सूर्य किसके बिना निरंतर चलता रहता है, तो जो सूर्य है विरामम, विरामम यानी विश्राम के बिना ही वो क्या करता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अध प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए जो प्रश्न है, नीचे दिए गए जो प्रश्न है, उसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है क की पवित्राः नगः क, पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उत्तर है कि पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और कावेरी च इत्यादि आदि ये नदियाँ हैं। तो पहला क क्या है कि पवित्रः नगः क, पवित्र नदियाँ कौन सी हैं, तो ये हैं। आप सभी क्या करेंगे, पेंसिल से अपनी किताब में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो पवित्र नदियाँ ये हिंदी में लिखा हुआ है। ख है क्वेश्चन कि विविधेभ्य प्रदेशेभ्य जनाः किमर्थम आगच्छन्ति। विभिन्न प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं, तो हमने पाठ में पढ़ा था कि विविधेभ्य प्रदेशेभ्य जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति। लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रदेशों से लोग तीर्थ स्थलों की धूल अपने माथे पर लगाने के लिए आते हैं, और जो तीर्थ क्षेत्र है उनके दर्शन के लिए, और क्या करते हैं, धूल अपने माथे पर लगाने के लिए आते हैं। आइए ग वाला देखते हैं। ग है कि धर्मचक्रम कम भावम बोधयति। धर्मचक्र कौन सा भाव दर्शाता है, तो धर्मचक्र कहता है कि चलनियम कर्तव्य पथे, वह कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, न विरम और रुकना नहीं है, सततम चल और लगातार चलते रहना है। इति भावम बोधयति, यह भाव क्या करता है, बोधित करता है। कौन, ये धर्मचक्र। ठीक है, तो हमने भी पाठ में यही पढ़ा था कि धर्मचक्र हमें क्या भाव देता है, हमें क्या सिखाता है, तो चलनियम कर्तव्य पथे, वह और हमें कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, न विरम, रुकना नहीं चाहिए, सततम चल और सदा चलते रहना चाहिए। इति भाव बोधयति, यह भाव क्या करता है, दर्शाता है। घ है कृषक बांधवा नाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम सज्जाता। जो किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कृषक बांधवा नाम परिश्रमेण भारत भूमि हरितवर्णमयी समृद्धा शस्य श्यामला च सज्जाता। तो हिंदी क्या है कि किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि हरी भरी समृद्ध और उपजों से परिपूर्ण है। आइए हम अंगः देखते हैं। अंगः है कि विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम। विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया, तो हमने पाठ में पढ़ा था कि
भारतीयों ने, भारतीय यानी भारतीयों ने अणुशास्त्र यानी परमाणु विज्ञान, संगणक शास्त्र कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष शास्त्र अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्र आयुध विज्ञान इत्यादिषु आदि क्षेत्रेषु क्षेत्रों में यशः प्राप्त किया है, यश प्राप्त किया है। ठीक है, तो भारतीयों ने। इसी तरह से च है कि अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सभी कौन सा गीत गाते हैं। तो अन्ते सर्वे वयम बालका भारत भक्ता इति गीतम गायन्ति, अंत में सभी क्या गीत गाते हैं कि हम बालक भारत भक्त हैं, बाला गीत गाते हैं। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। ये जो रेखांकित पद है उसको आश्रय बनाकर उदाहरण के अनुसार, ये देखिए उदाहरण दिया हुआ है, अस्माकम है, रेखांकित पद है, तो उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो अस्माकम की जगह क्या हो जाएगा, केशाम। ठीक है, तो उसी तरह ये जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं उनको क्या करना है, आपको आश्रित बनाकर उदाहरण अनुसार आपको प्रश्न का निर्माण करना है। क है समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षालयति, तो समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत मातु हो जाएगा। तो भारत मातु तो यानी किसके चरणों को धोता है, तो यहाँ हम पूरा कैसे लिखेंगे, समुद्र। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अस्माकम की जगह केसाम हो गया और बाकी शब्द वैसे ही आगे लिख दिए हैं। तो हम भी ऐसे करेंगे कि समुद्र, फिर क्या लिखेंगे, कस्याः चरणों प्रक्षालयति, आगे फिर हम लाइन ये लिख देंगे और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कस्याः। ठीक है, उसी तरह ख देखते हैं। आइए ख है कि जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, तो लोग क्या करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की जो धूल होती है वो कहाँ पर लगाते हैं, ललाट में लगाते हैं, यानी ललाट पर स्थापित करते हैं। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे कि लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूल को किस पर लगाते हैं, तो धूलिम की जगह क्या, ललाटे की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, कस्मिन। ललाटे की जगह यहाँ पे हो जाएगा कस्मिन, और बाकी तब हम ऐसे लिखेंगे, जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि कस्मिन स्थापयन्ति, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ग है कि बीराह, अब बीराह की जगह हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो भारत माता की सदा सेवा वीरों ने की, तो भारत माता की हमेशा सेवा किसने की, तो किन्होंने की, तो यहाँ पर हो जाएगा किन्होंने भारत माता की हमेशा सेवा की, तो बीरा की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा के, और बाकी ये आगे लिख देंगे, बाकी भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, सारी लाइंस हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए हम घ देखते हैं। घ कि जयतु कृषक इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ही, जयतु किसान कहने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो किन्हें प्रेरित करती है, तो आसमान की जगह हमें प्रेरित करती है, तो किसे प्रेरित करती है, तो आसमान की जगह हम क्या लगा देंगे, कान। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा, जयतु कृषक इति वक्तुम कान प्रेरयति, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पे बताया है कि सिर्फ जो रेखांकित पद है उसकी जगह पे प्रश्न निर्माण वाले आप शब्द लिखेंगे और बाकी सेम लाइन ऐसी उतार देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमें पता है कि जब हम कोई प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है,
तो जो मैं शब्द लिखवा रही हूँ वो लगा के आपको जहाँ पे अंडरलाइन किया है उस जगह पर लिखकर और सेंटेंस लाइन को वैसे ही कर देंगे, सेम उतार देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अंगः है, आइए अंगः देखते हैं कि नदी कष्टानि सहमाना प्रहवती, नदी कष्ट सहते हुए बहती है। तो क्या कष्ट सहते हुए बहती है, तो नदी की जगह पर हो जाएगा यहाँ पे का, तो का कष्टानि सहमाना प्रहवती और यहाँ पे क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क कि वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः, तो हम लोगों को गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रयत्न करना चाहिए यहाँ पे होगा कम, क्या बढ़ाने के लिए करना चाहिए, तो गौरव बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कम। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे वयम गौरववर्धनार्थम कम कुर्मः, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। तो इसमें आपको शब्द रूप लिखना है। तो जैसे देखिए कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, वस्तु का बोध कराए। द्विवचन जो 2 वस्तुओं का बोध कराए। और बहुवचन अनेक वस्तुएं होती हैं, वो बहुवचन होती हैं। ठीक है ना, जैसे क है कि चरणम, तो चरणम का जैसे पूछा यहाँ पे कि द्वितीय विभक्ति लिखो, तो चरणम का क्या हो जाएगा यहाँ पे चरणों। तो उसी तरह नदी का पूछा है, नदी का प्रथमा विभक्ति क्या होगा, तो नदी का प्रथमा विभक्ति पूछा है आइए देखते हैं। तो अब देखिए इसमें नदी का पूछा है प्रथमा विभक्ति और ये चरण का क्या था, द्वितीय विभक्ति, चरणम चरणों। ठीक है, तो इसी तरह नदी का क्या हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, तो नदी एक वचन में और नद्यो क्या होगा द्विवचन में और नद्य क्या होगा बहुवचन में। उसी तरह ललाटे का आपको क्या करना है सप्तमी विभक्ति में लिखना। तो ललाटे सप्तमी विभक्ति का एक वचन और ललाटयो जो है वो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। और बहुवचन में क्या लिखेंगे ललाटे का बहुवचन में, तो बहुवचन में हो जाएगा ललाटेषु। ठीक है, तो जितने भी सप्तमी विभक्ति के होंगे वो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, देशाय, देशाय चतुर्थी विभक्ति के आपको तीनों वचनों में लिखना है। तो देशाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देशाभ्याम, देशाभ्याम। और इसके बाद बहुवचन में क्या हो जाएगा देशेभ्य और यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। चक्रम, चक्रम क्या है प्रथमा विभक्ति है, चक्रम इसलिए लगा है क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। तो चक्रम इसमें क्या हो जाएगा चक्रे और चक्राड़ी। ठीक है ना, अब तृतीय विभक्ति लिखना है वैज्ञानिक का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकेन। वैज्ञानिक का हम फिर से करते हैं, वैज्ञानिक का एक वचन में होगा वैज्ञानिकेन, बड़ा है ये थोड़ा आएगा नहीं। और द्वितीय में क्या होगा वैज्ञानिका, वैज्ञानिका और आगे भ्याम, ये आधा भ, वैज्ञानिका भ्याम। ठीक है, और बहुवचन में है ये वैज्ञानिके। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है अहम, अहम का प्रथमा विभक्ति लिखना है। तो अहम मैं, अवाम द्वितीय विभक्ति में आएगा यानी हम दोनों, और बहुवचन में क्या आएगा वयम यानी हम सब। ठीक है ना, अब इसी तरह देखिए विज्ञान, विज्ञान का आपको षष्ठी विभक्ति में बताना है। तो विज्ञान का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, एक वचन में विज्ञानस्य है, तो
द्विवचन में क्या हो गया, हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का विज्ञानयो, और बहुवचन में क्या होगा, विज्ञाना नाम। ठीक है, ये होगा विज्ञान से एक वचन, विज्ञानियों द्विवचन और विज्ञाना नाम बहुवचन, ये षष्ठी विभक्ति का। अब प्रथमा विभक्ति अहम मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है, तो आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीभाषायां या आंग्ल भाषायां वा अनुवादम कुर्वन्तु। तो आपको क्या करना है कि नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनको पढ़कर आपको क्या करना है, मातृभाषा में या प्रांतीय भाषा में या आंग्ल भाषा में आपको इसका अनुवाद करना है। तो आइए हम देखते हैं। भारत भूमो पवित्रः नगः प्रवहन्ति, भारत भूमि पर पवित्र नदियाँ बहती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हम अपने भाषा में लिखेंगे। तो ये संस्कृत भाषा है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, आप सभी नोट कीजिए। भारत की भूमि में बहती है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि भारत की भूमि में पवित्र नदियाँ बहती हैं, ये में। तो ये क का आंसर है, क का आंसर क्या है ये। आइए ख देखते हैं। ख है कि भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते। तो इसका हम जब लिखेंगे आंग्ल भाषा में या मातृभाषा में तो ये क्या हो जाएगा, भारत, ये भारत है, भारत के मस्तक, ये म है, मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभित, ये भ है, शोभित है। ठीक है, तो ये ख का आंसर है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभित है। भारत भूमो श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते, भारत की भूमि में, तो इसका क्या हो जाएगा, ग का, कि भारत की भूमि में श्रेष्ठ पर्वत विराजन्ते यानी सुशोभित है या विराजित है, लिख सकते हैं सुशोभित है। तो ये हो गया ग का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भारत की भूमि में श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित है। आइए घ देखते हैं। राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। तो हम इसका अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा कि राष्ट्रध्वज में केसरिया, केसरिया य पे आ की मात्रा, केसरिया, श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, और हरित रंग यानी हरा रंग है। ठीक है, तो ये घ का आंसर है कि राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। तो राष्ट्रध्वज में केसरिया, श्वेत और हरा रंग है।
तो आइए हम अंगः देखते हैं। अंगः है कि वयं भारते जन्म प्राप्तवन्तः, हम भारत में, वयं हम भारत में क्या है, प्राप्तवन्तः यानी जन्मे हैं या जन्म लिए हैं। ठीक है, जन्मे हैं। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। आइए हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। तो ये देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि आपको विभक्ति और वचन लिखना है। तो भारत माता कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। विभक्ति कितने होते हैं, 8। तो और वचन कितने होते हैं, 3। तो भारत माता जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण। तो उसी तरह ये सबके आपको बताने हैं। तो आइए, हमने देखा था इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो नघ है वो नघ जो है वो प्रथमा का बहुवचन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। आप विभक्ति लिख लेना, ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। तो नदी का एक वचन क्या होता है, नदी होता है, और द्विवचन क्या होता है, नघ्यो होता है। और ये जो नघ्य है वो बहुवचन है। ठीक है, आइए हम ललाटे का देखते हैं। ललाटे में कौन सी विभक्ति है। तो ललाटे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी। और आगे आप लिख लोगे विभक्ति। और इसमें वचन कौन सा है, तो एक वचन है। अब सप्तमी का आपको द्विवचन और बहुवचन खोजकर लिखना है। ठीक है, तीर्थ क्षेत्राणाम में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी ऐसे लिखेंगे। और या आगे हम विभक्ति लिख देंगे, आप पूरा लिख लेना। अब कौन सा इसमें वचन है, तो ये है बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, इसी तरह देशस्य, जो देशस्य है ये भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति आप लिख लेना ये नीचे, लेकिन ये एक वचन है। क्या है, एक वचन है। ठीक है, बलिदानम। तो आइए हम बलिदानम का करते हैं कि बलिदानम में कौन सी विभक्ति है। तो बलिदानम में द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। और इसमें वचन कौन सा है, तो एक वचन है। कृषि बल बांधवा में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें प्रथमा है लेकिन बहुवचन है। कौन सा वचन है, कि बहुवचन है। एक वचन क्या हो जाएगा, कृषि बल बांधवा, और दो होंगे तो बांधवो, और बहुत है तो बांधवा। ठीक है, आसमान कौन सी विभक्ति का है, हमने बहुत बार आसमान शब्द देखा। तो ये है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय, ये यहाँ पे द, और विभक्ति आप आगे लिख लोगे। और ये कौन सा वचन है, तो ये है बहुवचन। आसमान बहुवचन का, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, क्षेत्रेषु। आइए क्षेत्रेषु देखते हैं। क्षेत्रेषु जो है वो सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है ना, बहुवचन। सभी लोग नोट कर लेना। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। जो पाठ में प्रयुक्त क्रिया है आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में लिखना है। तो जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी क्रिया आई हैं। तो आइए हम लिखते हैं। जैसे श्रीणुमः हो गया, तो एक और है, बहुत सारे हैं, जानीमः, ये ज है, जानीमः।
अस्ति, गायन्ति, गाते हैं। अब है भवामः, ये भ है, भवामः, शोभते, भ शोभते, प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, और इसी लाइन में आ जाएगा विराजन्ते। आ नहीं रहा है, ये हटाना पड़ेगा। विराजन्ते। अब तीसरी लाइन में हम लिखेंगे प्रवहन्ति, ये वह है, प्रवहन्ति, आधा न, सज्जाता। सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं यहाँ पे आगच्छन्ति और प्रेरयति। ठीक है, 2 हो गए। अभी आपको हमें 2 और लिखने हैं, तो इसको हटाऊंगी मैं। तो यहाँ पर 2 में और हमें क्या लिखना है, प्रयच्छन्ति, और यहाँ पे हो जाएगा सिंचति, सिंचति, बोधयति, और कुर्मः। ठीक है, ये छोटी ऊ की मात्रा कुर्मः। तो ये था 7वां क्वेश्चन। आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। तो आपको क्या करना है कि नीचे ये जो क्रियापद दिए हुए हैं उसके आपके तीनों पुरुष में और तीनों वचनों के लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। जो क्रिया प्रेजेंट में होती है यानी प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं वर्तमान काल। तो क्रिया जो प्रेजेंट में होती है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये देखिए त्रिषु पुरुषेषु यानी 3 पुरुष में लिखना है और त्रिषु वचनेषु यानी तीनों वचनों में आपको लिखना है। नीचे दिए हुए जो क्रियापद है लट लकार में लिखना है यानी वर्तमान काल में लिखना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। भवती जो है ये भू धातु का है। भू का मतलब होता है होना। तो हमें क्या करना है, तीनों पुरुषों में लिखना है और तीनों वचनों में लिखना है वर्तमान काल में। तो आइए हम देखते हैं भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः। यहाँ देखिए विसर्ग है और यहाँ भवत, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। ध्यान से याद करना है इसको। भवानी, भवामी, म होगा यहाँ पे, भवामी, भवावह और यहाँ पे भवामह। ठीक है, तो ये हो गया पूरा भू धातु का। भवती, भवतः, भवन्ति और मध्यम पुरुष में भवसी, भवथः, भवत। उत्तम पुरुष में भवामी, भवावह, भवामह। तो उसी तरह नीचे देखते हैं। नीचे जो है ये अस धातु का है। इसमें अस का मतलब होता है होना। अस धातु, इसका मूल धातु क्या है? अस। अस मतलब क्या होता है? होना। तो आइए हम इसको भी तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में कंप्लीट करते हैं। तो अस्ति है, अस्तः है, जिसका बहुवचन क्या होगा? सन्ति। ठीक है, ये बहुवचन के लिए लगता है। और जिसके मध्यम पुरुष में क्या होगा? असि, अस्थः, अस्त। ठीक है,
उत्तम पुरुष में क्या होगा, अस्मि, स्वः, अस्म। ठीक है, ये आधा स है, अस्थ। यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर ये थ है, तो लेकिन यहाँ पे विसर्ग और यहाँ पे विसर्ग नहीं है। तो आप सभी को क्या करना है, लट लकार वाली क्रिया है ये, यानी वर्तमान काल की है। तो आप सभी को तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में इसको याद करना है। और इसका मूल धातु क्या है, अस है। इसी तरह आगे भी है, आगे ये देखिए इक्षामा दिया हुआ है, तो ये इक्ष धातु का है, किसका था ना, तो ये हो जाएगा इक्षति। भवतः था, तो ये हो जाएगा इक्षतः हो जाएगा। भवंती, तो उसकी जगह ऐसे लिखेंगे बहुवचन में इक्षन्ति, सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मध्यम पुरुष में इक्षसि, और यहाँ पे क्या था, इक्षथ था, यहाँ पे विसर्ग था और यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इक्षत। ठीक है, इक्षामा है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्षामि, इक्षावः और इक्षामा। ठीक है, तो ये भी पूरा हो गया। आइए हम आगे देखते हैं, आगे किसका है, आगच्छन्ति है, तो देखिए इसका भी रूप वैसे ही चलेगा। आ गच्छति, ये थोड़ा बड़ा है, आ गच्छतः, आगच्छन्ति। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में क्या होगा, आगच्छसि, आगच्छथः, और क्या हो जाएगा लास्ट में, आ, यहाँ विसर्ग नहीं रहता है। ठीक है, अब उत्तम पुरुष में आइए देखते हैं, लाइन जगह नहीं है, उत्तम पुरुष में देखते हैं। उत्तम पुरुष में लिखेंगे अगच्छामि, ये छ है, अगच्छामि, अगच्छावः, अगच्छामः। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अगच्छामि, यहाँ पे आएगा अगच्छावः, और यहाँ पर क्या आएगा, अगच्छामः, यहाँ पे अगच्छामः। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रथमः पाठः, जिसका नाम था वंदे भारत मातरम। तो उसके हम क्वेश्चंस आंसर पढ़े, और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।